सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम में एक बार फिर से मेरे साथ डॉक्टर राहुल बाली जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम, दर्शकों नमो को बुद्ध है। थैंक यू सो मच जी, फॉर इनवाइटिंग मी। जी, जी, जय भीम नमो बुद्ध है। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि इससे पहले भी हमारे चैनल पर एक डॉक्टर राहुल बाली जी का वीडियो है, आप वो जरूर देखें। भीम पत्रिका पंजाब बहुत ही फेमस एक अखबार था जो कि राहुल बाली जी के पिताजी एल आर बाली जी, लाहौरी राम बाली जी ने शुरू किया था। और उसके अलावा बहुत सी पुस्तकों का प्रकाशन, और ये बात सिर्फ पुस्तकों के प्रकाशन की नहीं है, ये बात है कि समाज को किस तरह से उस समय 60 के दशक में, 50 के दशक में, जब समाज के अंदर उतनी चेतना नहीं थी, डॉक्टर अंबेडकर जी जा चुके थे इस दुनिया से, और उनके विचारों का प्रचार प्रसार किया इनके पिताजी ने। और अब ये जॉब भी करते रहे, शिक्षा भी लेते रहे, और साथ में बहुत अच्छा कार्य की मिशन का काम, समाज का काम करते रहे। आज इस कार्यक्रम में मैं जानना चाहूंगा उनके राजनीतिक विचारों के बारे में। तो सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इस समय की जो राजनीतिक स्थिति है, और पूरे देश की भी, और सामुदायिक राजनीतिक स्थिति भी, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? थैंक यू सबानिया जी, आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। और मैं पहले शुरू करूंगा बाबा साहब से। आपको बड़ी अच्छी तरह याद है कि बाबा साहब ने शूकास्ट फेडरेशन में 1946 में इलेक्शन लड़ा, और जिसमें वो सफल नहीं हुए। लेकिन बाद में जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा बंगाल से, तो वो कामयाब हुए और वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पहुंचे विद द सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस लेजिस्लेटर एंड मुस्लिम सपोर्टर्स। ये इतिहास में लिखा है और हर आदमी इस बात को जानता है। बाबा साहब का जो सफर राजनीतिक रहा है, वो बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड और ऑनेस्ट सफर रहा है। उनके दामन में कभी भी राजनीति के अंदर कोई दाग नहीं लगा। इस वजह से आज हम बाबा साहब को याद करते हैं। और जो उन्होंने राजनीति का जो भी उन्होंने प्रोग्राम किया, और उसको आज रीजनल पार्टी आगे लेके चल रही है। जी। तो पर आज के परिदृश्य में आप क्या देखते हैं? देखिए, मैं आज के जो प्रेजेंट टाइम है उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारी रीजनल पार्टी से दलित रीजनल पार्टी आ चुकी हैं। और वो जो दलित रीजनल पार्टीज हैं, उनका जो रोल है बहुत ही एक कम्प्लेक्स और कंफ्यूज रोल है। जिसमें आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में और पीछे जो राजनीतिक रीजनल पार्टियां जो दलित कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, वो ज्यादातर लोग जो हैं कोलिशन गवर्नमेंट के कोलिशन अलायंस में जाके अपने आप को उन्होंने खत्म कर लिया एक किस्म का। और आज देखें, जो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जब कांशीराम और मुलायम सिंह जी की सरकार बनी 1993 में, तो ये किताबों में लिखा गया है कि मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट ने जितनी भी पोस्टें थी वो एक ही कम्युनिटी को दे दी। और उसमें क्या है, तो उस वक्त जो कोलिशन गवर्नमेंट में बीएसपी थी कांशीराम जी के अंडर, वो कुछ नहीं कर पाई। ऐसे ही आप पंजाब की एग्जांपल देख लीजिए। पंजाब में जब 2022 का असेंबली का इलेक्शन हुआ, तो तब भी श्रोमणी अकाली दल के साथ बीएसपी ने गठबंधन किया। और एंड रिजल्ट क्या हुआ कि ना वो कहीं सीट पा पाए, एक आधी सीट के अलावा। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, इन पार्टियों के साथ जब ये जाते हैं रीजनल पार्टी के चीफ, तो बदनामी इनकी ज्यादा होती है और हमारे समाज को राजनीतिक फायदा कम होता है। सर, अगर आप 2022 की बात करते हैं, तो इस समय तो पूरे देश के अंदर जो माहौल चला है वो धार्मिक मतदान का चला है, खास करके उत्तर भारत का। और जो आपने 1993 की बात करी, तो अब उसके अंदर तो ये है ना कि अगर कोलिशन कर लिया और सामने वाला अगर धोखेबाज निकले, तो ये तो पहले बता नहीं सकते ना, ये तो बाद में पता चलेगा। देखिए, तो अब ये तो अगर खैर। अगर अगर हम उस धोखेबाज को पहले ही समझ ना पाए, तो फिर हमारा राजनीतिक होने का क्या फायदा। बाबा साहब भी तो इलेक्शन लड़ते रहे। बाबा साहब ने आरपीआई बनाई। और बाबा साहब सब चीजों को जानते थे और समझते थे, पढ़ते थे। लेकिन वो अपॉर्चुनिस्टिक टाइप ऑफ पॉलिटिक्स कभी नहीं खेले। तो इस तरह से जो हमारे रीजनल पार्टी के हेड हैं,
उनको ये तो समझना चाहिए कि कौन सी पार्टी, कैसा नेता हमारे हमारे समाज को फायदा दे सकता है और कौन सा नुकसान दे सकता है। अगर आज हम बहन मायावती की बात करें, तो पिछले 10-12 सालों से वो घर पे बैठे हैं। कारण क्या है? बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया, और बीजेपी ने सिस्टमेटिकली उनको पूरी तरह से हमारे समाज के अंदर खत्म कर दिया। और आज उनका नाम सिर्फ और सिर्फ इस बात पे चलता है कि वो पैसे लेके बैठ जाते हैं। अखबारों में आता है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। और दूसरी बात, देखिए, मनुवादी मीडिया जो है वो अपना एजेंडा सेट करता है मीडिया की तरफ। अगर आज बहन मायावती की बात करें, तो उनके भाई को 400 करोड़ रुपया इनकम टैक्स ने रिफंड में दिया। अगर बहन मायावती चाहती तो अपना न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर खड़ा कर सकते थे। क्या हमारे समाज के अंदर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? क्या हमारे समाज के अंदर डेडिकेटेड लोग नहीं हैं? बाबा साहब ने पेपर भी चलाए, राजनीति भी की, तभी, और किताबें भी लिखी, बड़ी बड़ी किताबें, वॉल्यूम लिखे, तभी वो बाबा साहब कामयाब हुए। और कहने का मतलब ये है कि आज जितनी रीजनल पार्टी हमारे लोगों की को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनके अंदर ये चीज बिल्कुल नहीं है कि अपना न्यूज़पेपर वो सेट करें। और मनुवादियों से और एक न्यूज छपवाने के लिए वो तरसते हैं। पिछले आप कई 10 साल से आप देख लीजिए, कोई भी हमारे नेता की खबर जो है अच्छी तरह छप नहीं रही। अगर छप रही है, जहाँ कोई भी मनुवादी आर्टिकल लिखता है, वो हमेशा यही लिखता है कि मायावती जेल जाने से डरती है। यानी दूसरे लफ्जों में डिस इन्फॉर्मेशन, दूसरे लफ्जों में हमारे समाज के लोगों को कमजोर करना। तो मैं ये चाहूंगा कि अगर हमने राजनीति कामयाबी पानी है, तो अपना एक नेशनल मीडिया तैयार करना पड़ेगा, अपना एजेंडा सेट करना पड़ेगा। नहीं, आपने जैसे रीजनल पार्टी एक शब्द जो यूज कर दिया, लेकिन अगर हम बीएसपी की बात करें, तो बीएसपी के तो लगभग हर राज्य के अंदर ऑफिसेज हैं। मतलब ऑफिस खरीदना आज एक, अगर बीएसपी में हम मायावती जी की बात करें, शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति आज एक मकान नहीं खरीद सकता। लेकिन ये तो मायावती जी और काशीराम जी की वजह से कि हमने, बीएसपी ने लगभग हर राज्य के अंदर ऑफिस खरीद के डाले हुए हैं। तो आपको नहीं लगता कि, और फिर राष्ट्रीय स्तर पे तो राष्ट्रीय पार्टी है, तो आप जब रीजनल पार्टी बोलते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये तो एक राष्ट्रीय पार्टी है बीएसपी खास करके? देखिए, ऑफिस खरीदना एक दूसरी बात है। दिल्ली में भी तो ऑफिस खरीदा गया था, वो बाद में बेच दिया गया, ठीक नहीं? और मेरे कहने का मतलब, अगर अगर मान लो पूरे देश में ऑफिस भी चल रहे हैं, तो उनकी जो है देन क्या है समाज को? देन क्या है बताइए ना मुझे। हाँ, मैं पंजाब की एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। पंजाब में 22 ऐसे बीएसपी के नेता हैं जो पार्टी से निकाले गए हैं, और लास्ट में जो जसवीर गढ़ी है, वो आज आम आदमी पार्टी में चले गए हैं। कोई तो कारण होगा ना कि आम जो बीएसपी से आदमी टूट के कहाँ जा रहा है। और दूसरी बात यह है, खाली ऑफिस चला लेना और खाली उसमें से कोई मूवमेंट नहीं चलाना, कोई सड़क पे प्रोटेस्ट नहीं करना है, उससे तो ऑफिस में तो वो एक बिल्डिंग है, उससे तो कुछ नहीं होगा। बट आपको नहीं लगता कि ये भी एक बड़ी उपलब्धि है? जैसे मैंने कहा कि एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति के लिए एक शहर में घर लेना ही बहुत मुश्किल होता है। डॉक्टर देखिए, अंबेडकर जी के समय पैसे की बहुत दिक्कत थी, उस समय भी बहुत पैसे की देखिए दिक्कत थी। देखिए ऐसा है, मैं आपको फिर उस बात पे बोलता हूँ कि ऑफिसेज सिर्फ बनाना ही काफी नहीं है। ऐसे तो दूसरी पार्टियों के भी ऑफिसेज हैं, लेकिन उनकी मूवमेंट देखिए ना कितनी है। उनका अपना सेल है, उनका आईटी सेल है, उनके अपने नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, जिसके अंदर वो एजेंडा सेट करते हैं। सुबह शाम हमारे लोगों को वो खबरों से कंफ्यूज करते हैं और झूठ भी फैलाया जा रहा है। लेकिन इस चीजों को काटने के लिए हमें तो अपना कुछ करना पड़ेगा ना। क्या हमारे समाज में पैसे की कमी है? कोई पैसे की कमी नहीं है। हर इलेक्शन में, इवन मैं आपको करोल बाग की एग्जांपल देता हूँ, हर इलेक्शन में मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हजारों लोग पैसा इकट्ठा करते हैं। ये तो उनको भी पता है, ये आकाश आनंद को भी पता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा लगना चाहिए ना कहीं। अपना एजेंडा सेट करने के लिए बस एक नेशनल वो पेपर जो तो होना पैसा चाहिए। उनके पास जो पैसा आ रहा है, अगर हम उसको बीजेपी और कांग्रेस के पास आने वाले पैसे से कंपेयर करें, तो काफी कम पैसा होगा उनके पास। बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात डेडिकेशन की भी है।
क्या हमारे समाज के अंदर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? आपको याद होगा बड़ी अच्छी तरह, मायावती जी के टाइम पे जब शुरू हुआ था यूपी के अंदर, तो लोग हमारे नीचे बैठते थे और मायावती जी कुर्सी पे बैठती थी। लेकिन आज वो बदला ना, लोगों ने बदलाव लिया ना, आज वो कुर्सी पे बैठते हैं उनके सामने। ये भी समा हमने देखा, ये भी पढ़ा हमने। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हमारी ये पार्टी जो दलित को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जब तक अपना नेशन न्यूज़पेपर और अपना एजेंडा सेट करने में काबिल नहीं होते, ये दूसरों की बैसाखी पे ही चलते रहेंगे। और अल्टीमेटली होगा क्या? 10-20 आदमी को फायदा होगा और बाकी सारे समाज को नुकसान ही नुकसान होगा। और आप देख लीजिए 10-15 साल से कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ। तो आपके हिसाब से क्या हो सकता है और आगे, मतलब क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं डॉक्टर अम्बेडकर जी को पढ़ता हूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो जो उस समय कमी रही, मैंने ऑफिस का इसलिए जिक्र किया क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, आज पार्टी बनानी है आपको ऑफिस चाहिए। मायावती जी ने बड़े बड़े भवन लेके डाले हुए हैं, आज आपको प्रोग्राम करना है, मीटिंग करना है, भवन चाहिए। हमारे पास नहीं होते, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। और इस जो पिछले 10 साल को अगर हम देखें तो ये तो पूरा ही मतलब एक धार्मिक रूप से लोग वोटिंग कर रहे हैं। ये समस्या खाली भारत की नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मैं ओबामा की एक वन ऑफ द ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था, ऑडेसिटी फॉर होप ऐसे कुछ नाम है उसका। तो उस समय वहां भी ये प्रॉब्लम वो बता रहे थे कि जो वोटिंग है ना वो बड़ी पोलराइज हो गई है। अब जब पोलराइज हो तो वोटर पोलराइज हो गया है, अब वोटर ही पोलराइज हो गया है। वो जा रहा है वो धर्म के नाम पे। अच्छा, मायावती जी का एक और बात है कि आपको याद होगा 2009 से पहले कांग्रेस ने बहुत अच्छे तरीके से और इसी इलेक्शन कमीशन ने मिलकर, जब वो मिस्टर कुरैशी थे, हाथियों को ढक दिया था और इतना दुष्प्रचार किया था बीएसपी का। तो वो भी तो एक नतीजा है ना, एक तो दुष्प्रचार और उस ऊपर से ये धार्मिक पोलराइजेशन। देखिए, जो बीजेपी आरएसएस है, वो तो धार्मिक पोलराइजेशन करती ही है। क्या वो समझते नहीं, हमारे लीडर नहीं समझते हैं? वो तो करती है, उनका एजेंडा ही ये है कि आप धार्मिक के बेस पे उनको लड़ाओ मरवाओ और अपनी वोट हासिल करो। क्या ये हमारे लीडर नहीं समझते हैं क्या? इसलिए दलित लीडर को अगर किसी पार्टी के साथ कोलिशन गवर्नमेंट में जाना है या अलायंस करना है, तो लाइक माइंडेड पार्टीज को उनको चुनना पड़ेगा। आज क्या बात है कि मायावती कांग्रेस के साथ क्यों नहीं जाना चाहती? आपको याद होगा जब थर्ड फ्रंट बन रहा था, तो मायावती जी सोनिया गांधी के साथ गले से गला लगा के दिल्ली में खड़े थे। फिर क्या बात हो गई कि कांग्रेस से दूर हो गए? कोई तो कारण है कि जिसकी वजह से नहीं। क्योंकि उनको भी पता है कि बीजेपी ने उनका नुकसान ज्यादा किया, फायदा कम आपको नहीं किया। लगता कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस का अगर इतिहास देखें तो कांग्रेस ने कभी भी कोई फ्रंट चलने नहीं दिया है। अगर कुछ बना भी है तो चला नहीं है। नहीं, आप बताओ कौन सा फ्रंट नहीं चलने दिया? ये तो देखो, डिफरेंट पार्टीज रहती हैं, उसमें डिफरेंट एस्पिरेशंस, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस रहती है। इसमें सिर्फ कहना, ये कह देना बहुत गलत होगा कि कांग्रेस ने नहीं चलने दिया। जब आप अपने ही शहर में ये डिक्लेयर कर देंगे कि मैं सारी ही सीटों पे लड़ूंगी या लड़ूंगा, तो फिर वहां कांग्रेस क्या करेगी? सर मैं जो कांग्रेस को देखता हूँ, मैं तो देखता हूँ कि कांग्रेस में इतना ज्यादा अभी भी सामंतवाद है। आप हरियाणा का चुनाव देखिए, हरियाणा के अंदर वो बिल्कुल जाटों के साथ चिपके रहे, हार भी गए। अभी भी वो जाटों के साथ चिपके हुए हैं हर लगभग हर जगह। यहाँ पर भी उन्होंने दिल्ली में भी किसी को आगे नहीं किया, कोई बैकवर्ड को या शेड्यूल कास्ट को। संदीप दीक्षित जी को आगे करते रहे वो। तो ये कांग्रेस के अंदर भी तो एक सामंतवाद है ना, तो कांग्रेस के साथ जाके हो सकता है कि एक दो लोग मिनिस्टर बन जाए, लेकिन ओवरऑल तो सोसाइटी का नहीं हो पाएगा ना। पॉलिटिकल तो एक अलग जो पहचान, जो अलग जो एक मुकाम हासिल हुआ है, डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो क्लास खड़ी करी है, वो क्लास तो डिसॉल्व हो जाती है ना कांग्रेस के साथ या बीजेपी के साथ जाके। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस बदल रही है और बदल चुकी है। आप देखिए कि जितना संविधान को नुकसान करने में बीजेपी आरएसएस जोर लगा रही है, आपने देखा होगा फेसबुक के अंदर ये चल रहा है कि बीएन राव जो है वो संविधान निर्माता कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे। लेकिन ये गलत है, बाबा साहब ही कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, ठीक नहीं? और उसके अलावा क्या है कि कांग्रेस बदल गई है और बदल रही है। अब देखिए, सर ऐसी कांग्रेस ऐसी अब, सुनिए, ऐसी डिपार्टमेंट के अंदर अभी राजेंद्र पाल गौतम जी को उन्होंने लिया है और लोगों के अंदर बहुत उत्साह है, सारे देश में लेकिन वो जा रहे हैं। कांग्रेस पैटर्नाइज करती है।
अगर हम जगजीवन राम जी का, उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया। उसके बाद सीताराम केसरी थे, वो आए, उनके जरिए कांग्रेस को एक किया, फिर उनको साइड कर दिया। अब ये खड़गे और राजेंद्र पाल गौतम को भी जब इनकी प्रॉब्लम, ये सत्ता में आके साइड कर देते हैं। देखिए ऐसा है, जो सीताराम केसरी थे वो सत्ता में भी थी सरकार कांग्रेस की, तब भी वो कटरैयर थे हैं। और जगजीवन राम का तो अभी उन्होंने जन्मदिन मनाया है दिल्ली के अंदर ही। तो साइड लाइन का क्या मतलब है? वो तो जब पावर में पार्टी रहती है तो साथ उनको लेके चलते हैं। ये तो नहीं था कि सीताराम केसरी को दूसरे दिन ही निकाल दिया। और आज मैं मानता हूं कि आप भी मानते होंगे, या दूसरे लोग जो सुनने वाले वो भी मानते होंगे, कि जितना कांग्रेस ने दलितों को खुल के दिया है, आज उतना ही हमारी रिजर्वेशन को वीक करने में अब बीजेपी आरएसएस लगी हुई है। उतने ही हमारे बच्चों को कास्ट सर मैं वायलेंस इंस्टीट्यूशन में हो आप रहा जो है। कह, ये तो बात ये है ना कि बीजेपी वो काम करती है जो कांग्रेस करना चाहती है, कर नहीं पाती। अब जैसे एक फर्ज करिए, दिल्ली में कार बैन है, ये आया कांग्रेस के समय था, आम आदमी पार्टी पे लागू था, बीजेपी ने इसे रिग्रेसली लागू कर दिया। तो मेरा बात कहने का ये है कि ये तीनों जो पार्टियां हैं, ये एक क्लास को, एक वर्ग को रिप्रेजेंट करती है। तो ये पूंजीपति वर्ग की पार्टी है, या फिर कहीं अपर कास्ट की पार्टी है। तो SC ST OBC वर्ग को ये रिप्रेजेंट ही नहीं करते, नहीं इनके ऐसी दिल में नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं, अगर रिप्रेजेंट नहीं करते तो आज कांग्रेस के अंदर राजेंद्र पाल गौतम जी कैसे हैं? तो नहीं, उनको वो तो मौका, गांधी जी भी आते थे, वो तो गांधी जी भी मौका आते वो थे। तो मौका दिया ना। आप मुझे ये बता दिए कि बीजेपी के अंदर कितने एससी हैं। गांधी जी भी आते थे, वाल्मीकि मंदिर में ठहरते थे, लेकिन अब सिर्फ बाबा साहब ने सिर्फ 2 टर्म के लिए मांगे थे सेपरेट इलेक्टोरेट। गांधी जी ने उसी के ऊपर उपवास कर लिया, छुआछूत खत्म करने के लिए कभी उपवास नहीं किया। तो इनकी तो नौटंकी चल रही है ना पुरानी कांग्रेसियों की, ऐसी बीजेपी की और आम आदमी पार्टी की है। नहीं ये भी तो अगर लोग देख रहे हैं ना। नहीं ऐसा है, देखिए, ए, जब बाबा साहब का समय था, वो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई, तो बाबा साहब ने तो हमेशा ही जोर दिया इस बात को। ठीक नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि वो उस समय को अगर आज तक हम देखें, तो हमारे नेता जितने भी आने वाले टाइम में हैं, उन्होंने बाबा साहब के जाने के बाद किया क्या? वो किसी भी पार्टी में रहे, किया क्या? और अगर 10 साल हम BSP को देख ले, तो BSP के मुकाबले कांग्रेस तो इतनी पुरानी पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस का भी पूरा बंटा धार हो गया इन 10 सालों में तो। देखिए ऐसे है, कांग्रेस का बांटाधार इसलिए हुआ कि जब ये बीएसपी खड़ी हुई, तो वो मुलायम सिंह के यादव के साथ चल गए। वो बीजेपी के साथ 3 बार गवर्नमेंट बना ली, और उनको ये पता ही नहीं चला कि उनके नीचे से कारपेट कब बीजेपी आरएसएस ने निकाल ली। और आज वो घर पे बैठे हुए हैं। आज आज उनका समाज के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये है कि कभी आकाश आनंद को ले लिया और कभी निकाल दिया, लेकिन कोई एजेंडा सेट करने में कामयाब नहीं हो रहे वो। और उन्हीं पार्टियों के साथ वो गांठ छांठ करते हैं बाद में, इलेक्शन के बाद में, रिजल्ट के बाद, जो हमारे ही लोगों को मार रही है, हमारे ही लोगों को प्रताड़ कर रही है, और हमारे ही रिजर्वेशन को खत्म करने में तुली हुई है। आज देखिए, आज सबसे बड़ी बात यह है कि कितना 10 सालों में बीएसपी ने सड़कों पे अपना प्रोटेस्ट किया है रिजर्वेशन को बचाने के लिए। आपको बड़ी अच्छी तरह याद होगा, लखनऊ में प्रमोशन का मामला चला था, उस बाद मायावती चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन किसी ने भी कोर्ट में उसको फॉलो अप नहीं किया। तो हम तो ये चाहते हैं कि यानी सबसे ज्यादा जो है हमारे लोग उसका फायदा उठाएं अपने आदमी का, लेकिन नहीं हो पा रहा। चलिए खैर, ये तो हमारी छोटी मीटिंग है। मैं फिर भी एक आखिरी बात आपसे पूछना चाहूंगा। अगर आपको लगता है कि BSP इम्प्रूव करे, तो क्या BSP को करना चाहिए? देखिए, बीएसपी अप्रूव करने के लिए सबसे पहले उसको अपने नेशनल न्यूज़पेपर सेटअप करना पड़ेगा, अपना एजेंडा तय करना पड़ेगा, और अच्छे लोगों को मौका देना पड़ेगा। और ये नहीं कि किसी के कानों पे भर दिया और उस लीडर को पहले इकट्ठे करना, पैसा इकट्ठा करने के लिए आगे कर दिया, उसके बाद उसको निकाल दिया। और ये मैसेज जो है पूरे पंजाब में क्या, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऐसा मैसेज गया कि अपनी मर्जी से लेते हैं, अपनी मर्जी से निकाल देते हैं। जी। और इसके अलावा कुछ आप कहना चाहते हैं? नहीं, वो बड़े लीडर है, वो देखें कि नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है। नहीं,
और जो हमारे लोगों को हक मारे जा रहे हैं उसकी आवाज उठाई जाए। मायावती जी ने बिहार में पार्लियामेंट जो से। बिहार में जो वोटिंग का मुद्दा चला इस पे अभी तक भी मायावती जी ने कुछ नहीं बोला। यही मतलब तो ये मुझे बात भी ताज्जुब हो रहा था यही तो कि बात वो मैं कह बिहार। रहा हूँ। यही तो बात कह रहा हूँ, आपको पता है कि मायावती के ओएसडी ने 4 PM पे इंटरव्यू दिया कि जो भी एजेंडा तय किया जा रहा है वो मायावती नहीं एजेंडा सेट कर रही है पार्टी का, ये ऊपर से आ रहा है। और हर न्यूज़पेपर में आप देख लीजिए, जो बड़े बड़े स्कॉलर राइटर मनुवादी लिख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ यही लिख रहे हैं कि बीजेपी जब चाहे मायावती को जेल में कर सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अखबार कह रहे हैं। लेकिन 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 एक बात यह है ना कि हो सकता है कई बार कई बंदिशें हो, लेकिन राजनीति का एक, जैसे हम शतरंज से राजनीति देखते हैं, तो कई बार ऐसा मौका होता है ना भाई, आपको अपने पैर पीछे भी खींचने पड़ सकते हैं। हो सकता है 5 साल बाद आप फिर अपने और अच्छी तैयारी के साथ आओ आगे। देखिए हो ऐसा सकता है है, कोई बंदिश हो। सुने, अगर 5 साल की बात है, अब तो 10 साल से ऊपर हो चुका। अब तो 10 साल से ऊपर होगा। अब तो कुछ ना कुछ बदलाव आना चाहिए ना। आप तो अरे आप देखिए कि वो आकाश आनंद 2 मिनट के लिए बीजेपी आरएस के अगेंस्ट बोला और उसको निकाल दिया गया। क्या मैसेज गया सोसाइटी के अंदर? मैं किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से नहीं हूं। मैं ना किसी को फेवर कर रहा हूं। मैं अपने दलित लोगों की पीड़ा को अपने दिल से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे मैंने एक किस्सा मायावती जी का भी देखा था, जब गांधी जी के लिए उन्होंने कुछ बोला था, तो काशीराम जी ने कहा था कि भाई वो ज्यादा बोल गई, उतना नहीं बोलना चाहिए था। जी उस समय भी ऐसा हुआ था। अभी नए बिल्कुल। नेता हैं थोड़े से ज्यादा, एक्चुअली नए नेता अगर एकदम से पोलराइज करेंगे तो फिर उनमें और बाकियों में शायद फर्क क्या रह जाएगा। खैर, मैं उनकी और आपकी भी बात का भी आदर करता हूँ, उनका भी करता हूँ। और मुझे अच्छा लगा आपने अपनी बात खुलकर रखी लोगों के सामने। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर राहुल बाली जी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं भीम पत्रिका के, BHEEM भीम पत्रिका .com .in आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं उसको। सर, थैंक यू वेरी मच आपके लिए। हम इसी टॉक को जारी रखेंगे, किन्हीं कारणों से ये वीडियो तो छोटा बना है, लेकिन हम आगे जारी रखेंगे। आप वहां से कट कर सकते हैं आज, एंड कर थैंक यू सकते सो हैं। मच। थैंक यू अच्छा, सो मच, परवेज आपने मुझे समय दिया और मेरी बात रखने का मौका दिया। धन्यवाद। जी सर। जय भीम सर। जय भीम। एंड कर दीजिए सर वहां से।